Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Dare to Dream Scheme. PIB का न्यूज है, जानेंगे इसके बारे में हम. Dare to Dream Scheme (D2D scheme) is a contest organized by Ministry of Defence in India, specifically by Defence Research and Development Organization. ये Dare to Dream Scheme जो है ये एक कॉन्टेस्ट है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा भारत के. ये स्पेसिफिकली जो है DRDO के द्वारा कराया जाता है. इस कॉन्टेस्ट का मकसद है इनकरेज करना इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंडिविजुअल इनोवेटर और स्टार्टअप के बीच. डियर टू ड्रीम इस कॉन्टेस्ट के बारे में हम जान लें. डियर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट इनिशिएटेड इन मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज एन एनुअल इनिशिएटिव बाय DRDO. डियर टू ड्रीम कॉन्टेस्ट जो है इसको इनिशिएट किया जाता है मेमोरी में फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के. ये एक एनुअल इनिशिएटिव है DRDO का. कब लॉन्च किया गया था ये इंपॉर्टेंट है. तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में. ये जो कॉन्टेस्ट है ये प्रोवाइड करता है एक यूनिक अपॉर्चुनिटी को स्टार्टअप इनोवेटर इंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल के लिए जिनका एज 18 ईयर या उससे अधिक है, ताकि एड्रेस किया जा सके की चैलेंजेस को एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए. अल्टीमेटली ये कंट्रीब्यूट करेगा, इन्हेंस करेगा भारत के डिफेंस और एरोस्पेस की कैपेबिलिटी को. Evaluation criteria for entry include completeness of proposal, scientific soundness, design completeness, merit, technological readiness level achieved and innovation. तो जो इवोल्यूशन का क्राइटेरिया है एंट्री के लिए उसमें कंप्लीटनेस ऑफ प्रपोजल, साइंटिफिक साउंडनेस, डिजाइन कंप्लीटनेस, मेरिट, टेक्नोलॉजिकल रेडनेस लेवल अचीव और इनोवेशन को देखा जाता है. ये जो कॉन्टेस्ट है इसका मकसद है एक साथ लाना डाइवर्स ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को ताकि वो मदद करे इनोवेशन और क्रिएटिविटी को एड्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल चैलेंज को रिलीवेंट डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया डिक्रीज. जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है भारत में वो डिक्रीज हुआ है. तो जानेंगे इसके बारे में हम. लॉजिस्टिक क्या है, सारे फैक्टर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22 रेंज बिटवीन 7.8 and 8.9% of the GDP, showing a decline from 8.7 to 9.9% in 2011-12, according to a report by National Council of Applied Economic Research and Department for Promotion of Industry and Internal Trade under Commerce Ministry. तो जो आपका एक रिपोर्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर आता है, उनके रिपोर्ट के अनुसार जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है भारत में फिजिकल ईयर 2021-22 के लिए ये आपका रेंज कर रहा है 7.8% से 8.9% GDP का. इसमें डिक्लाइन देखा गया है 8.7 से 9.9% था ये 2011-12 के समय पे, यानी ये अच्छी बात है. क्या रीजन है जो ये कमी आई है? ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क, ये एट्रीब्यूट कर रहा है रिडक्शन को जो फास्टर ग्रोथ हुआ है नॉमिनल GDP पे अगर हम कंपेयर करें तो लॉजिस्टिकल कॉस्ट के साथ, जो कि डिक्लाइन देखा गया है फ्यूल के प्राइसेस में 2014-15 से 2016-17 के दौरान. इस कारण ये कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है. अब हम जानेंगे लॉजिस्टिक से रिलेटेड सारे फैक्ट को. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज लॉजिस्टिक. लॉजिस्टिक होता क्या है? तो लॉजिस्टिक रिफर्स टू द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन from the point of origin to the point of consumption. It involves various activities such as transportation, storage, handling and distribution to ensure the efficient movement of product within the supply chain. जो लॉजिस्टिक है ये रिफर करता है जो मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन है फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस और इंफॉर्मेशन का, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहाँ से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक के लिए. ये इन्वॉल्व करता है अलग अलग एक्टिविटी को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, हैंडलिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ताकि इंश्योर किया जा सके एफिशिएंट मूवमेंट को प्रोडक्ट का सप्लाई चेन तक के लिए. क्या स्टेटस है इसमें? तो इंडिया का जो रैंक है वो 38 है आउट ऑफ 139 कंट्री में वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 के रैंकिंग में. 2018 में भारत का रैंक 44 था, यानी भारत का रैंक जो है वो इंप्रूव हुआ है. 2023 में भारत का रैंक कितना है? तो 38 है 139 कंट्रीज में. गुजरात है टॉप द लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2021 इंडेक्स. और जो गुजरात है इसने टॉप किया है लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स 2021 के इंडेक्स में. तो कौन सा स्टेट टॉप किया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अमाउंट करते हैं ओवर 90% लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए. जो सिर्फ 5 स्टेट है, कौन कौन से? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना. ये कंट्रीब्यूट करता है 70% एक्सपोर्ट का. ये क्रिएट करता है डिस्पैरिटी को इनकम और जॉब जनरेशन में. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा 5 स्टेट है. तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये पाँचों मिलकर कंट्रीब्यूट करता है 70% एक्सपोर्ट में. क्या बेनिफिट है इसका हम इसको भी समझते हैं. तो ये मदद करेगा इन्हेंस करने में ट्रेड को, कम्पिटिटिवनेस को, इंप्रूव करेगा सप्लाई चेन इफिशिएंसी को, प्रमोट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को. स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, जो स्टेप लिया गया है भारत के सरकार के द्वारा
लॉजिस्टिक डिवीजन इन कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। जो लॉजिस्टिक डिवीजन है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसको क्रिएट किया गया है। लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इनहेंसमेंट प्रोग्राम एंड व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम टू इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। सो फार 22 स्टेट हैव ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड लॉजिस्टिक पॉलिसी। जो आपका लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इनहेंसमेंट प्रोग्राम और व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इंप्रूव करने के लिए लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को, अभी तक 22 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले इंप्लीमेंट कर लिया है लॉजिस्टिक पॉलिसी को। गति शक्ति स्कीम, भारतमाला प्रोग्राम बिल्ड अबाउट 84,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवे। सागरमाला प्रोजेक्ट अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द कंट्री 7500 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज। रेलवे फ्लाइट कॉरिडोर, ई एयर वे बिल एंड ई कार्गो, ये सारे ने कंट्रीब्यूट किया इसके लिए। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इंप्रूव एक्जिम लॉजिस्टिक एंड फैसिलिटेट लॉजिस्टिक पार्क डेवलपमेंट। जो आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022 का, ये इंप्रूव कर रहा है एक्जिम लॉजिस्टिक को और मदद कर रहा है लॉजिस्टिक पार्क के डेवलपमेंट में। प्रीवियसली गवर्नमेंट हैड प्लान टू रिप्लेस द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993 विथ नेशनल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्ट। और इसके पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि वो रिप्लेस करेंगे जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993 है, इसको नेशनल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्ट से। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटाइज ऑपरेशन एट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। जो आपका लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसने डिजिटाइज कर दिया है जो ऑपरेशन है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैराइन प्रोवाइड अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। जो आपका नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल है मैराइन सेक्टर के लिए, ये प्रोवाइड कर रहा है एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को। फास्टैग बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, और जो फास्टैग बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है इसने भी कंट्रीब्यूट किया है इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम, TIWB प्रोग्राम, हम जानेंगे इसके बारे में। PIB की नोजा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Tax Inspector Without Border Program, a collaborative effort with the United Nations Development Program and the Organization for Economic Cooperation and Development, was recently launched in Saint Lucia। तो कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम है, ये आपका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का, जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था सेंट लूसिया पे। India has been selected as the partner administration and will contribute tax expert to the 12 to 18 month initiative. This marks the 7th Tax Inspector Without Border program supported by India through the provision of tax expert। और इंडिया जो है उसको सिलेक्ट किया गया है पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे टैक्स एक्सपर्ट को 12 से 18 मंथ के इनिशिएटिव के लिए। और ये 7th टाइम है टैक्स इंस्पेक्शन विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम का, जिसमें कि सपोर्ट किया जा रहा है भारत के द्वारा, जो प्रोविजन है टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से। क्या मकसद है इस स्कीम का? दिस प्रोग्राम फोकस इज ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। और ये जो प्रोग्राम है ये फोकस कर रहा है इफेक्टिव यूज को लेके ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ये जो आपका TIWA है, ये फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांसफर को, टैक्स ऑडिट नॉलेज का और स्किल को, ताकि डेवलपिंग कंट्री के जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो उपयोग कर पाए प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच के माध्यम से। Saint Lucia is an Eastern Caribbean island nation with pair of dramatically tapered mountain, the Pythons on its west coast। और जो आपका सेंट लूसिया है ये ईस्टर्न कैरिबियन आइलैंड नेशन है, जहाँ पे पेयर है ड्रामेटिकली टेपर्ड माउंटेन, पाइथॉन्स उसके वेस्ट कोस्ट में है। Saint Lucia is one of the 2 sovereign states in the world named after a woman and is the only one named after a human woman। Ireland is named after a goddess। और जो सेंट लूसिया है ये वन ऑफ द 2 सॉवरेन स्टेट में से एक है वर्ल्ड का, जिसका नाम जो है वुमेन के नाम पर रखा गया है। और ये जो है पहला है जिसका नाम ह्यूमन वुमेन के नाम पर रखा गया है। आयरलैंड जो है वो नाम गॉडेस के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रूट्रीम, तो हम जानेंगे क्रूट्रीम के बारे में। ओला हैज अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ ए मेड फॉर इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक ChatGPT इक्विवेलेंट कॉल क्रूट्रीम। तो कौन करने जा रहा है, ये है क्या? तो ओला ने अनाउंस किया है कि वो डेवलप करेंगे एक मेड फॉर इंडिया लार्ज लैंग्वेज मॉडल लाइक ChatGPT को, जो कि इक्विवेलेंट होगा, जिसको कहा गया है क्रूट्रीम। ये जो AI सिस्टम है इसको डिजाइन किया गया है कि ये सपोर्ट करेंगे 10 इंडियन लैंग्वेज को। ये ऑपरेट करेंगे इंडिपेंडेंटली ओला के मोबिलिटी और EV बिजनेस के लिए। The system trained on proprietary dataset aim to address India's linguistic diversity and cultural context। और ये जो सिस्टम है इसको ट्रेन किया जा रहा है जो प्रोप्राइटरी डाटा सेट है उसके हिसाब से, जिसका मकसद है एड्रेस करना भारत के लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और कल्चर कॉन्टेक्स्ट को। A large language model is a type of artificial intelligence program that can recognize and generate text। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये एक टाइप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, जो कि रिकॉग्नाइज करता है और जनरेट करता है टेक्स्ट को। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो बिल्ट है मशीन लैंग्वेज के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर। स्पेसिफिकली ये एक टाइप है न्यूरल नेटवर्क का, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मर मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लू ड्रैगन, तो हम जानेंगे ब्लू ड्रैगन के बारे में।
साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक न्यू मोसासौर को, जिसका नाम जो है वाकायामा सोर्यू है, जापान में, जो कि 72 मिलियन ईयर पहले जीवित थे। इसको डब्ड किया गया ब्लू ड्रैगन के रूप में। ये जो मैराइन प्रीडेटर है, इसको कंपेयर किया गया है, इसका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, व्हाइट शार्क के जितना ही। और ये पाया गया है, इसमें यूनिक फीचर्स है, जैसे कि लॉन्ग रियर फ्लिपर्स और शार्क के जैसा डोर्सल फिन हो गया। रिसर्चर का मानना है कि ये जो ट्रेट है ये इन्हेंस करता है इसके एजिलिटी को और स्पीड को वाटर में। क्लासिफाई किया गया है इसको मेगा पैटर्गियस वैकामेनिस के रूप में। ये जो मोसासौर है ये चैलेंज करता है एग्जिस्टिंग आइडिया को लेकर मैराइन रेप्टाइल लोकोमोशन के बारे में, और ये ऑफर करता है इंसाइट को जो डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन हुआ था मोसासौर्स का, इसके बारे में। जो नाम है इसका ब्लू ड्रैगन, ये रिफ्लेक्ट करता है इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को जापानीज फोल्कलोर से। मेसासौर एपेक्स प्रीडेटर है लेट क्रिटेशियस पीरियड का, जो कि को एक्जिस्ट कर रहे थे डायनासोर के साथ, और ये एक्सटिंक्ट हो गए थे मास एक्सटिंक्शन के कारण, जो कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के कारण हुआ था। ये जो डिस्कवरी है ये प्रकाश डाल रहा है प्री हिस्टोरिक मैराइन लाइफ के ऊपर, और ऐड कर रहा है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है अर्थ के एंशियंट ओशियन को लेकर उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काशी तमिल संगमम। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द काशी तमिल संगमम इन वाराणसी, सेलिब्रेटिंग द हिस्टोरिक एंड कल्चर कनेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था काशी तमिल संगमम को वाराणसी पे। तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो वाराणसी पे। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ताकि सेलिब्रेट किया जा सके जो हिस्टोरिक और कल्चर कनेक्शन है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में। इसका मकसद है डिपेंड करना पीपल टू पीपल बॉन्ड को, और शोकास करना आर्ट, म्यूजिक, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और क्यूसिन को तमिलनाडु और वाराणसी के बीच में। ये काशी तमिल संगम के बारे में जान ले। तो काशी तमिल संगम सेलिब्रेट कर रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट को, हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशन कनेक्शन का, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ और साउथ के बीच में। 1 मंथ का ये है ऑब्जेक्टिव। इसके पीछे का क्या है? तो ये अपहोल्ड करता है जो स्पिरिट है एक भारत श्रेष्ठ भारत का। ये एक साथ ला रहा है जो नॉलेज और कल्चरल ट्रेडिशन को नॉर्थ और साउथ का, क्रिएट कर रहा है एक अंडरस्टैंडिंग को हमारे शेयर हेरिटेज को लेके। ये डिपेंड कर रहा है पीपल टू पीपल बॉन्ड को दोनों रीजन के बीच में। इंस्टीट्यूशन जो कि इन्वॉल्व है इसके लिए, तो ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये पार्ट है आज़ादी के अमृत महोत्सव का। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, कोलैबोरेशन में दूसरे मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, जिसमें कि कल्चर, टेक्सटाइल, रेलवे, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी आते हैं। ये सिंक्रोनाइज कर रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, जिसका फोकस है इंटीग्रेट करना जो वेल्थ है इन भारत के नॉलेज सिस्टम का और मॉडर्न सिस्टम ऑफ नॉलेज का। इसके अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो किंग प्रकर्मा पांड्या, जिन्होंने रूल किया था रीजन को मदुरई का 15 सेंचुरी के समय पे, वो चाहते थे बिल्ड करना टेम्पल को लॉर्ड शिवा के लिए, और उन्होंने ट्रेवल किया था काशी उत्तर प्रदेश में, और वापस लेके आए थे उन्होंने लिंगम को। जो डिवोटी है वो नहीं विजिट कर पाते हैं काशी को। जो पांड्या रूलर थे उन्होंने बिल्ड किया था काशी विश्वनाथ टेम्पल को, जिसको क्या आज हम 10 काशी भी कहते हैं। साउथ वेस्ट तमिलनाडु पे ये टेम्पल है आपका, इस कारण इस इनिशिएटिव को चलाया गया। ये इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.